कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जनवरी 2021 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, केवल आंसर नहीं देखेंगे। इसके पहले हमने 4 सेट कर रखा है। ठीक है, अगस्त का किया हुआ था 2023 का, जुलाई 2019 जो है आपका उसका सेट किया था, दिसंबर का 2019 का किया हुआ था और सितंबर 2015 का 4 सेट हमने कर रखा है। ठीक है, उम्मीद है आपने उसको अच्छे से लगाया होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों का 18 और 20 नंबर आए हुए हैं 30 नंबर में से, क्योंकि ईवीएस आपकी टोटल 30 नंबर की आती है। तो 2-3 बच्चों ने बताया हुआ है, तो जिसने भी लगाया हुआ है प्रैक्टिस थोड़ा और करें, आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर है। बट बाकी अगर आप सीरीज़ में जाके दोबारा से पढ़ लोगे, इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि जनवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही है। चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और गलतियाँ क्या होती हैं ये चीज़ हम प्रैक्टिस में आपको बताते हैं, वो गलतियाँ आप ना करें। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है मेरी एनसीईआरटी सीरीज़, तो यहाँ आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, सीरीज़ को जिसने सीरीज़ देखा होगा वो हमें ज़रूर बताएंगे कि आपका नंबर कितना आया है। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ा करें आप आंसर कर लिया करिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास। अगर आपने ईवीएस पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी है, तो क्वेश्चन को लगाइएगा और हमें बताइएगा कि आपका नंबर कितना आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आपका जनवरी 2021 का, हमने पेपर नहीं लिया हुआ है, टाइप किया हुआ है, इससे आपको बेहतर दिखेगा। ठीक है, क्लियरली आप देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। आंसर करो जल्दी से, जल्दी आंसर करो। पहला है मिजोरम, झारखंड, असम, उड़ीसा। कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। मिजोरम में होता है, झारखंड में, असम में, उड़ीसा में। झारखंड। ठीक है, झारखंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कुड़ुक लैंग्वेज बोल दी जाती है ना। कुड़ुक में ही तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। ये आपने सीरीज में पढ़ रखा है। उम्मीद है आपका आंसर सही आया होगा। ये देखिए, ये सारे ऑप्शन तो गलत नहीं होने चाहिए, जो रिपीट होते हैं वो तो ना गलत हो। बाकी हर सेट में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसा नहीं आपको 30 में से 30 ही मिल जाएंगे, कहीं से भी आपने पढ़ा होगा तो 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, और वो क्वेश्चन रिपीट भी कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए ये क्लास आपको डेली शाम को, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये इसको बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान है। कह रहा आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वहीं पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ स्थित है। आंसर करो जल्दी से, जिसने भी ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है सीरीज में, जल्दी आंसर करो। हमने क्योंकि प्रीवियस ईयर सेट लगवाया हुआ है तो ये क्वेश्चन तो आपने किया ही होगा। आंसर करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, यहाँ तक तो कुछ कह ही नहीं रहा, इतना कुछ नहीं कह रहा। 2 लाइन तो आपका केवल ये बड़ा दिख रहा है, यहाँ से आपका स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो कह रहा ये आपको यहाँ देखना है कि घर आपका x है और विद्यालय आपको y पर आपको जाना है, तो आप पहले x पर आओ। आप पहले x पर आ गए। ठीक, अब x से क्या कह रहा है, आप दक्षिण में 125 मीटर दूर। x का दक्षिण कौन सा होगा, ऊपर तो उत्तर होता है, इधर क्या होता है पूरब होता है, इधर क्या होता है पश्चिम होता है, इधर क्या होता है दक्षिण होता है। तो दक्षिण में ही हमको 125 मीटर जाना है, तो दक्षिण में हम आएंगे 125 मीटर। ये आपका दक्षिण कितना चले आप 125 मीटर, क्योंकि हमें ये दूरी भी बतानी है। फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हो। पूरब दिशा किधर जाएगी आपकी, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, पूरब दिशा इधर आएगी। इधर आओ आप, कितना गए 100 मीटर। देखिए एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, 100 मीटर चले। अब क्या करना है, अंत में आप उत्तर में 125 मीटर दूरी पर जाते हो। 125 मीटर दूरी पर उत्तर की ओर जा रहे हो। देखिए उत्तर की ओर 125 मीटर, जितना चले थे उतना ही वापस आ गए हम, यहाँ पे y पे आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 125 मीटर, जितना चले उतना, ये दोनों बराबर हो गए, केवल यही डिस्टेंस आपकी बची है, तो यही आपका क्या होगा 100 मीटर।
100 मीटर कौन सा है, 2 ही ऑप्शन है, बाकी ये गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। 100 मीटर आपकी डिस्टेंस आएगी, आपको बताना क्या है, विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर। विद्यालय आपका वाई है, एक्स यहाँ है, तो इसके सापेक्ष क्या है ये, ठीक पश्चिम में ना, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ए। ठीक है, विद्यालय के सापेक्ष बताना था। देखिए वहीं पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है, तो विद्यालय के सापेक्ष इधर वाली डायरेक्शन में आप देखोगे, इधर, तो ये तो आपका पश्चिम है ना, इधर पूरब हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। तो आंसर आपका आ गया कि बहुत धीरे धीरे हमने आपको बताया हुआ है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये कह रहा है, देखिए इसको आपने पढ़ा हुआ है, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। व्यापारी इसे कहाँ से लाए थे, मिर्च कहाँ से लाए थे, मिर्च आपकी कहाँ से आई हुई है, मिर्ची और क्या था, टमाटर, आलू, ये तीनों एक जगह से आए हुए हैं, हमने फिगर लगा के आपको बताया हुआ है सीरीज़ में। दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। आंसर इसका होगा दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, इसमें प्योर फैक्ट है, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है, अगर आपने सीरीज़ पढ़ी होगी तो आंसर आपका आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको भी आपको देखिए, ये मैप से रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही। कह रहा है, कोई लड़का नगरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नगरकोइल चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। देखिए इसमें चाल पूछता है और क्या निकालना होता है आपको, दूरी दी होती है, समय ही केवल निकालना होता है, बस फॉर्मूले में रख के आपको आंसर लाना होता है। बस देख के आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेशन है क्या है, एकदम ईजी होता है, बस जैसे बता रहे हैं आप वैसे एक बार करते चलो। अभी देख लो, अभी तो आपके पास टाइम है ना, क्या पता समझ में आ जाए, 2 बार प्रैक्टिस करने से 1 नंबर आपको मिल जाए। कुछ आपको रट्टा ही नहीं मारना है, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आंसर कर लोगे आप, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, आपसे चाल ही पूछेगा, बस ये जो डिजिट है ना, दिन है, यही चेंज होगा वहाँ पे, ये डिजिट वगैरह चेंज हो जाएगी। देखिए इसमें पहली बात तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो पहले ये देखो कि दूरी आपकी किस में दी गई है, किलोमीटर में, आंसर भी आपका किलोमीटर में आ रहा है, तो इसमें 5/18, 18/5 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम देखेंगे, पहले हम समय निकालेंगे, समय ही मेन होता है, अगर अपनी समय सही से निकाल ले तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए रेलगाड़ी आपकी जो चली है वो 4 जून को चली है, 4 जून को चली है, पहुँच कब रही है, 6 जून को, 2 दिन चली रेलगाड़ी, 4 2 6 होता है, तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे आपके, एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं ना, कि 25-26 होते हैं, 24 होते हैं, तो 24 दूना 2 दिन में कितना घंटा हुआ, 48 घंटा हुआ टोटल। अब 48 घंटा आपका टाइम निकला। अब इसमें से लेकिन आप चल रहे हो 22:30 बजे, 22:30 मतलब हो गया 10:30 बजे। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं भी करना चाहते हो तो मत कन्वर्ट करो, यही समझो 22:30 बजे। उसके बाद ये पहुँच कब रही है, 4:30 बजे, तो 4:30 ही बजे पहुँच रही है, और आप पहुँच रहे हो कितना, रात को पहुँच रहे हो 10:30 बजे, तो आप ज़्यादा जा रहे हो ना, ये तो सुबह ही पहुँच जा रही है, तो जितना टाइम आप ज़्यादा जा रहे हो इसको आप माइनस कर लोगे, क्योंकि आपने पूरा ये टाइम लिया हुआ है, 22 का लिया हुआ है पूरा टाइम, तो इसको आप माइनस करोगे, 22:30 को 4:30 से माइनस करोगे, टाइम हमारा निकल जाएगा। 22:30 है ये, 4:30, 30 देखिए 30 माइनस हो जाएगा, मिनट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 22 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 18 4 22 होता है ना, 18 घंटा आया आपका, बस टाइम आपका निकल गया 18 घंटा। अब आपको कुछ नहीं करना, टाइम आपका 18 घंटा निकल गया। फार्मूला क्या होता है, चाल ही पूछा है, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज में करवाए हुए हैं प्रीवियस ईयर, आप वहाँ से आप लगा सकते हो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी आपका क्या है, 2000 क्या है दूरी, 1145 है ना दूरी आपकी, इसको हटाएंगे फार्मूले को, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी आपकी क्या है 1145 दूरी बटा समय आपने क्या निकाला हुआ था, 18 ही निकाला हुआ था, समय आपने 18 घंटा निकाला हुआ था ना, और टोटल टाइम आपका था 48 घंटे, तो 48 में से 18 आप माइनस करोगे, कितना घंटा आएगा, 30 घंटा आया, टोटल टाइम आपका 30 घंटा है, 30 आप इससे माइनस और ये भाग कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 38.5 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात है, इसको आप भाग करोगे तो 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसलिए 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम जल्दी से दोबारा से जल्दी समझेंगे।
देखिए रेलगाड़ी की औसत चाल निकालनी होती है, आपको दूरी दी होती है, समय ही निकालना होता है। तो गाड़ी आपकी 4 जून को चली है, पहुंच रही है 6 जून को, 4 2 6, 2 दिन में आपके 48 घंटे हो गए। ये आपका टाइम हुआ। 48 घंटे में से ये ट्रेन जो है आपको पहुंचा रही है 10:30 बजे रात को, और ये पहुंच रही है सुबह 4:30 ही बजे। तो आप ज़्यादा जा रहे हो, जितना ज़्यादा जा रहे हो उसी को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 22:30 से जब 4:30 माइनस करोगे, टाइम आपका कितना आएगा? 30 मिनट से 30 मिनट कट जाएगा, 0 आएगा। 22 में से 4 जाएगा, 18 घंटा आया। 18 घंटा आप ज़्यादा जा रहे हो, तो इसलिए 48 घंटे में से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0 30 घंटा टोटल आया। अब 30 घंटे सो चाल इक्वल टू फार्मूले में आप रख लो बस, चाल बराबर दूरी 1145/30 है। 30 को इसको भाग करोगे, 30 को भाग करोगे 1145 से, तो आंसर आएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे ही लगाना होता। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप अलग से, हमने ये क्लास कराई हुई है, रेलगाड़ी वाले क्लास अलग से कराई हुई है। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपके सारे आए हुए हैं उसको भी हमने लगवाया हुआ है। ठीक है, वो क्लास आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको जाके चेकआउट करो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी टाइम है, अभी पढ़ लो, अभी आपका पेपर हो नहीं रहा है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा, एक नंबर से पेपर रुक जाता है। जिसका रुका होगा उसको पता होगा 1 नंबर होता क्या है। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? मधुमक्खी और छत्तों के बारे में कौन सा सही नहीं है? आपने मधुमक्खी के बारे में पढ़ा होगा। मधुमक्खी पालन कहाँ होता है? बिहार में। बिहार के बोचाचा गांव में होता है ना, एक बच्ची है जो मधुमक्खी पालन करती है। हमें बताना कौन सा इसमें से गलत है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। आंसर करो जल्दी से। देखिए, हमें बताना था मधुमक्खियों और छत्तों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये बात तो ठीक है। और प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी आपने पढ़ा हुआ था। और छत्ते में केवल कुछ नरी मक्खियाँ होती हैं ना, बहुत कम नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, यही बात गलत है। हमसे गलत वाला ही पूछा हुआ था। जब छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं तो अत्यंत महत्वपूर्ण कैसे हो जाएंगी? इसीलिए चौथा आपका गलत होगा। गलत वाला ही पूछा था, कह रहा था ना कौन सा सही नहीं है, तो चौथा ही सही नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? अब आंसर करो। ये वो वाला क्वेश्चन है जो 2-3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा बनते हैं ना, क्योंकि हर सेट में आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर आपको नए मिलेंगे और वो रिपीट नहीं होते हैं। बस आपके, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जल्दी आंसर करो। डॉक्टर क्या है? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर बताओ जल्दी से। अब भी बताना है क्या इसमें? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो। 1950। मंथ बताओ, मंथ बताओ, जनवरी में कौन सी डेट को? कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों, ये तो हर बार आता है, हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया है ये। पौधों के कार्य बताना है आपको। पौधों को सहारा देना होता है, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचरित भंडारण करना, जल और खनिजों को अवशोषित करना। पौधा आपका क्या क्या करता है? पौधों को सहारा देता है, ये करता है ना। ह्यूमस नहीं प्रदान करता। देखिए ह्यूमस में क्या होता है, जैसे सड़ी गली पत्तियाँ, तो ये पौधा नहीं करता है। ठीक है, इसका ये काम नहीं होता, ये तो बाद में होता है, ये नहीं होता। भोजन संचित करना, भंडारण करना होता है। जल और खनिजों को अवशोषित करना। इसमें 3 ऑप्शन आपके सही होने हैं, तो ACD जाओगे आप। ACD ये दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जड़ों का कार्य आपको बताना था इसमें से। जड़ आपकी क्या करती है पौधों के लिए? पौधों को सहारा प्रदान करती है ना, ह्यूमस प्रदान नहीं करती। जड़ तो होती है सरी, तो जड़ क्या है? सरी गली पत्तियाँ थोड़ी ना। जड़ ये नहीं प्रदान करती है। भोजन भी संचित करती है, जल और खनिजों को अवशोषित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है?
कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। आंसर करो, इसमें फिक्स है, कुछ समझाना नहीं है, जल्दी आंसर करो। इसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर ये हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। कच्चा तेल बताइए पेट्रोलियम का उत्पादक कौन सा राज्य है। गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। यह है गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, ये देखिए इसमें कुछ समझाना नहीं इसलिए हम जल्दी बता रहे हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा ना, कच्चे तेल और पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। हमारी तुलना में 4 गुना को तेज कौन देख सकता है, ये हमने आपको बताया हुआ है। जल्दी आंसर करो। कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता। बाज, चिल, कहते नहीं है चील की तरह, बाज की तरह नजर बनाओ अपनी। बाज, चील, गिद्ध, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात है, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा तेज देख सकते हैं। ठीक है, जो हम चीज़ें 2 मीटर पे देखते हैं ये 2 चौका 8 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसके पहले वाला सेट हमने किया हुआ था, उसमें क्या पूछा हुआ था कि पोचमपल्ली में जो है उसमें राज्य बताया हुआ था और साड़ियाँ पूछा हुआ था। इसमें दोबारा उल्टा कर दिया है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। आंसर बताओ। आंसर क्या होगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की साड़ी है ना पोचमपल्ली, और क्या थी एक और थी कलमकारी। पोचमपल्ली और कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व किसमें प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व में इसकी क्या होता है, आयरन। आयरन किसमें पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़। आंसर करो जल्दी से, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, सीरीज में पढ़ा हुआ है, जल्दी आंसर करो। आंसर इसका क्या होगा, आंवला, पालक, गुड़। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जिसको एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, आंवला, पालक, गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने या हरे पीले। आपने टीचिंग ट्रेनिंग अपने लिए होगी, डीएलएड या बीएड, तो इसमें पढ़ा होगा मटर के बारे में। कौन किया था, जॉर्ज मिस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एसएस स्वामीनाथन, ग्रेगर मेंडल आंसर होगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। कौन बनाते हैं, असम, उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख। अब घरों से क्वेश्चन तो फिक्स है ना, आना ही है। आंसर करो, ये पढ़ा हुआ है आपने, बहाना नहीं बनाना है, जल्दी करो आंसर। असम, उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख। तो असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, वहाँ बैम्बू से बांस से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। देखिए 10 से 12 फुट बोलो या 3 से 3.5 मीटर बोलो, आप एक ही चीज़ है। तो असम आपका आंसर होगा। उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख यहाँ नहीं होगा, लद्दाख में तो बारिश ही नहीं होती, तो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर कैसे बनेगा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। ये आपको मैप अगर आपको दिमाग में सेट होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। 1 नंबर आपको फोकट फ्री में मिल जाता है, फोकट में ही मिल जाता है। बताइए जल्दी से, मैप आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप अभी आपके पास टाइम है, जहाँ आप डेली पढ़ते हो वहाँ आप मैप लगा सकते हो। मैप दुकान से भी खरीद सकते हो, आपको मिल जाएगा 5 रुपये में। ठीक है, गूगल से डाउनलोड करके आप लगा सकते हो, अपने स्क्रीन पे लगा सकते हो। फ़ोन तो आप 24 घंटा आपके पास ही रहता है ना, उस पर लगा सकते हो। आंसर करो जल्दी से। देखिए मैप से हम इसको करेंगे। मैप हमारा ये देखो, हमने मैप भी लगा दिया। आंसर करो आप, क्या बताना था आपको। दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष आपको बताना है कि गुजरात और बिहार, ठीक है, गांधीनगर बताना है और पटना बताना है। देखिए मैप से देखें आपकी दिल्ली कहाँ है, दिल्ली आपकी यहाँ पे है, गांधीनगर ये गुजरात, पटना बिहार यहाँ पे है। डायरेक्शन बताओ अब इसकी, अब इतना तो बता ही सकते हो। दिल्ली से आपको इसकी दिशा क्या है और दिल्ली से बिहार की दिशा क्या है ये बताओ। दिल्ली से इसकी दिशा क्या, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, और यह क्या है, दक्षिण
पूरब हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका मैप से ही क्लियर होगा। अगर आपके पास मैप में आकर आपको ये पता होगा कि दिल्ली कहाँ है, गुजरात कहाँ है, बिहार कहाँ है, ठीक है, अरेबियन सी के पास कहाँ है, बे ऑफ बंगाल के पास, बंगाल की खाड़ी के पास कौन कौन सा राज्य है, ये अगर आपको पता होगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, ए ऑप्शन है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थान के सापेक्ष की स्थिति को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। मानचित्रण आपका क्या विकसित करता है, बताना है। आंसर बताइए, मानचित्र से आप क्या समझते हो। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित होता है, ये विकसित होता है मानचित्र से। लैंडस्केप खींचने ये विकसित होता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। इससे बेहतर ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है कि सापेक्ष स्थान की, देखिए स्थान के सापेक्ष की स्थिति को समझ विकसित करता है ना, समझ विकसित करता है स्थान। ये आप मानचित्र में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या विकसित हो रहा है, आपका समझ विकसित हो रहा है ना, स्थिति समझ विकसित हो रही है ना कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। कक्षा 5 में जो है, जो कक्षा में कार्य दिया जाता है वो समय पर नहीं करते, तो इस मुद्दे का हल सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, ये कोई तरीका है। उन्हें वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, ये भी कोई बात है। तीसरा कह रहा है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए सबसे बातचीत करें। बिल्कुल देखना है बच्चे के हित में कहाँ बात हो रही है। ठीक है, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बच्चे को नाराज़ नहीं करना आपको, नहीं तो बच्चा रोएगा। ठीक है, बच्चे के हित में जो ऑप्शन बात कर रहा हो वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बच्चा रोएगा, आप गलत हो सकते हो बट बच्चा कभी गलत नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रख के पेडागोजी के क्वेश्चन लगाने हैं, तभी आपका हो सकता है सही हो जाए। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। देखिए दूसरे बच्चे को कक्षा के कार्य को, ये कोई बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मुस्कान ने परिवार में डीजल वाहनों का उपयोग निश्चित होने, कह रहा है परिवार में डीजल वाहनों का उपयोग निश्चित होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। मुस्कान जो है वो परिवार में जो है डीजल और वाहनों का उपयोग निश्चित होना चाहिए कह रही हैं, और इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। तो मुस्कान ने जो वाद विवाद किया, तो इस वाद विवाद करने का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। उद्देश्य से वाद विवाद करने से क्या होता है, संवाद करने से क्या होता है। जब बच्चे संवाद करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या उस मुद्दे पर बच्चों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन डीजल में वाहनों पर प्रतिबंधित लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करें। आंसर बताएं जल्दी से, एकदम आसान सा आंसर है इसका। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वाद विवाद करने का उद्देश्य उसका यही है, चौथा ऑप्शन। छात्रों के विचारों को जानने, देखिए विचारों को वो जानना चाहती है तथा उनके सही करने में उन्हें मदद करना चाहती है, इसीलिए वाद विवाद करवाना चाहती है। ये कोई बात नहीं है कि छात्रों को लाभों के बारे में उसको संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक है, सराहना करने के लिए नहीं, और डीजल पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के अलबरूनी के बारे में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। शामिल करने का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिगार्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1,000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है।
आंसर करो जल्दी से। आंसर इसका क्या होगा, जल्दी बताओ। ACD आंसर होगा। देखिए हम समझेंगे इसको। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है, मदद करेगा ना। अलबरूनी आए थे, हमने अलबरूनी के बारे में पढ़ा हुआ था। इन्होंने ये भारत आए थे, तो भारत में इन्होंने देखा था जो झील और तालाब वगैरह थे, तो उसमें जो है पहले जो है क्या होता था, उसमें सीढ़ियाँ ऐसे साइड साइड में बनी होती थी। तो उन्होंने देख के उसकी बहुत प्रशंसा की थी, बहुत तारीफ़ की थी उसकी। ठीक है, और यहाँ के भारत में आए थे, यहाँ के चबूतरे को देख के भी बहुत तारीफ़ की थी अलबरूनी। तो यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक बात है, ये कोई निगेटिव पॉइंट तो है नहीं, तो ये ठीक है पहला। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिगार्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये बात ठीक है, बट अब एक ऑप्शन तो गलत होगा। सही तो आपके चारों हैं, एकदम निगेटिव कोई नहीं है, बट इसमें हम बी को हटा देंगे। सुधार करने में, अवलोकनों में सुधार करने में मदद करता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यह कह रहा है शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है ना। बच्चों को ये जानेंगे, बच्चे ये जानेंगे कि 1000 साल पहले भारत में तकनीक कुछ ऐसी थी ना। आपने ये पढ़ा अलबरूनी के बारे में, तो आपको पता चला कि 1000 साल पहले तालाब और झील में ऐसी सीढ़ियाँ लगी होती थी नीचे जाने के लिए। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। बताइए, ईवीएस की प्रकृति एकीकृत तो होती है ना, इसीलिए देखिए ईवीएस में आपका इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है क्या, समाज विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस तीनों इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। तब आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है ना, 3rd, 4th, 5th की NCERT। जल्दी बताएं। एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। अधिक संख्या का परिचय देने में, ये बात तो गलत है। दी गई सूचनाओं और विवरण सीखने में, पाठचर्या के भार को कम करने के लिए और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और विद्यार्थियों को सार्थकतापूर्ण सीखने में। बिल्कुल मीनिंगफुल, ठीक है, सार्थकता, मीनिंगफुल, चौथा ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात है, तीसरा नहीं होगा। कह रहा है कि विशिष्ट प्रकरणों को विशिष्ट, केवल विशिष्ट जो आपने पढ़ा, जो आप पढ़ते होंगे विशिष्ट उद्देश्य, तो कह रहा है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, इसलिए तीसरा गलत होगा, चौथा ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? पहला, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार। ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक कौन सा नहीं है? तो यहाँ क्या होगा, अवधारणा मानचित्र। ठीक है, यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। ये दोनों तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आंसर करो जल्दी से, पहले दूसरे में कौन सा होगा? नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन बच्चा किस लिए करता है? नियम का पालन करे इसीलिए क्वेश्चन करता है, इसलिए पहला गलत होगा, दूसरा ही आपका सही होगा। ठीक है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? उचित साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का आयोजन करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। इसमें यह आपको बताना है कि अपनी कक्षा कक्ष में 50 से अधिक छात्र हैं। ठीक है, वाणी उन्हें जो है, वाणी जो है एक टीचर है ना, वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। इंद्रियां क्या होती हैं आपकी? 5 क्या हैं इंद्रियां आपकी? 5 क्या है? जल्दी बताइए। आँख, कान, नाक, त्वचा, क्या है? जल्दी बताइए। जिसमें इंद्रियों को बढ़ावा मिले, तो कौन इंद्रियों को कहाँ ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा? स्मार्ट क्लास में इंद्रियों को बढ़ावा मिलेगा, बताइए आप। नज़दीक, क्षेत्र भ्रमण, ये विधि आपने पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस में। ठीक है,
कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों को आमंत्रित करना, इसमें इंद्रियों को बढ़ावा मिलेगा। समूह चर्चा, इसमें भी इंद्रियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ज़्यादा बढ़ावा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का जब आप आयोजन करेंगे, आप जब बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जाएंगे तो वहाँ इंद्रियों को ज़्यादा उनको वहाँ बढ़ावा मिलेगा। बच्चे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं? इकरा एक टीचर है, वो अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं? पहला है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। बताइए। कंपटीशन, ये मनोरंजन संसाधन हैं। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। आंसर करो जल्दी से, बहुत आसान है एकदम आंसर, पेडागॉजी है, जल्दी बताओ। जहाँ बच्चे, देखिए, ये शिक्षार्थियों को उनके संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। पहला कह रहा है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। स्वतंत्र बनाने में सहायता, उससे बेहतर ऑप्शन आपका सबसे बेहतर डी वाला ऑप्शन है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत ईवीएस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। एकीकृत ईवीएस करने का क्या मतलब है? आपने पढ़ा हुआ है एकीकृत, हम ईवीएस में 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करके पढ़ते हैं ना, 3rd, 4th, 5th की हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है? विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, और क्या होता है? पर्यावरण शिक्षा होती है। ऑप्शन में बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका। हम ही बताएं क्या? कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों, आप अलग अलग अध्यापकों को प्रबंध क्यों करेंगे जब ईवीएस एक ही में पढ़ाई जाती है? सामाजिक विज्ञान, विज्ञान ईवीएस शिक्षा जो आपकी है, पर्यावरणीय शिक्षा, तो अलग अलग अध्यापक का प्रबंध क्यों करेंगे? पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक, वही बात सेम रिपीट हो रही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। ठीक है, मिलेंगे लिखा है, मिलेंगे, मिलाएंगे रहेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चौथा कह रहा है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। सभी विषयों को अलग नहीं करना है। आपने पढ़ा होगा कि क्लास 1st और 2nd में तो ईवीएस की बुक होती नहीं है, हम भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ते हैं, और 3rd और 4th 5th की एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं सीटेट के लिए। तो जो एनसीईआरटी हम ईवीएस की पढ़ते हैं उसमें 3 सब्जेक्ट आपका इंक्लूड होता है, क्योंकि बच्चा अपने इन्वायरमेंट को समग्र रूप से देखता है ना, होलिस्टिक वे में देखता है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ देखा तो कह दिए ये साइंस का पार्ट है, गाड़ी वगैरह देखा, मोटरसाइकिल वगैरह देखा तो ये साइंस का पार्ट है, इसको हम ईवीएस में नहीं पढ़ेंगे। हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा, दांडी यात्रा, ये हमने ईवीएस में ही पढ़ा है, सीरीज में हमने पढ़ा है, तो ये थोड़ा ना बोलेंगे हिस्ट्री का भाग है, ये उसी में हम एकीकृत ईवीएस कक्षा करने का, इस जो एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए, इसीलिए हमको ना एकीकृत वे में पढ़ाया जाता है ना, सब्जेक्ट को इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। वही कह रहा है एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्र मिलेंगे। चारों ऑप्शंस में से तीसरा ऑप्शन आपका बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से एक है? देखिए थीम से क्वेश्चन आपका बना है, 6 थीमों में से एक थीम इसमें से कौन सी है? थीम बताइए। अगर आपको 6 थीम याद होगी तो आंसर आपका आ गया होगा। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ कैसे काम करते हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। आपने 6 थीम में 6ठी थीम यही पढ़ी हुई है। ठीक है, 5 थीम कौन कौन सी हैं? पहले आपके पास क्या होना चाहिए? परिवार, भोजन, पानी, यात्रा, घर, और हम चीज़ें जो हम बनाते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, पहला ही आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है उपाख्यान अभिलेख क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। उपाख्यान अभिलेख क्या होता है? इसमें हम बच्चों के बारे में फीडबैक होता है ना,
टू द पॉइंट इसमें लिखा होता है। अभिलेख आपका उपाख्यान अभिलेख यही है, इसमें बच्चों के बारे में फीडबैक दिया जाता है, टू द पॉइंट होता है। तो हमें करना है क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, आंसर बताओ, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ए और बी नहीं दर्ज करना चाहिए, ठीक है। ए और बी है क्या आपका, समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये तो निर्णय वाले कथनों को लिखना। देखिए मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये लिखा जा सकता है। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, पहला और दूसरा ये नहीं दर्ज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ठीक है। स्मिता एक टीचर हैं, वो अपने विद्यार्थियों को जो है कार्य से संबंधित जो है लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता को उसी के प्रति उसको संवेदनशील बनाना चाहती है। तो उसको क्या करना चाहिए कक्षा में, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। आप ऐसे बोलोगे तो रूढ़िवादिता दूर हो जाएगी, जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है आपका, नहीं ना। दूसरा कह रहा है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं, बिल्कुल ये हो सकता है। तीसरा कह रहा है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। मॉडल प्रस्तुत करने से जेंडर स्टीरियोटाइप आपका दूर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाने से ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। ठीक इससे होगा क्योंकि देखिए एक छात्र की माँ, क्योंकि आप सभी जानते हो बाहर कहीं जाते हो तो ऑटो कौन चलाता है, मेल चलाती है फीमेल चलाती है, मेल ही चलाते हैं ज़्यादा ना, फीमेल बहुत कम चलाती हैं। इसीलिए कह रही है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो देखेंगे कि जो है फीमेल भी ऑटो चालक जो ऑटो चला सकती हैं, जरूरी नहीं है कि फीमेल खाना ही बनाती है, सब कुछ कर सकती है ना। किसी भी काम को आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये काम जो है लड़कियाँ करती हैं, ये काम लड़के करते हैं, ठीक है। हमें ये चीज़ें हटानी है, काफ़ी हद तक इस टाइम में दूर भी हो रही हैं, ठीक है, कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का है। 29 क्वेश्चन नंबर 29, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, देखिए पुनीत एक टीचर हैं और वो कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय, टॉपिक उनका क्या था, भोजन विषय था, और पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा, ठीक है, पाचन तंत्र का फिगर बनाने को कहा भोजन विषय पढ़ाने से पहले। तो पुनीत क्या चाहता था, पुनीत का उद्देश्य क्या था, भोजन विषय पढ़ाने से पहले वो पाचन तंत्र बनवाना चाहते थे, ठीक। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन जरूर समझिए कि पूछ क्या रहा है। जब तक आप नहीं समझेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप आंसर नहीं दे पाओगे सही से, ठीक है। ये 4th ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है क्या उद्देश्य था। अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, देखिए यहाँ ड्राइंग कौशलों को विकसित करने के लिए पाचन तंत्र नहीं बनवाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए पहला आपका नहीं होगा। दूसरा कह रहा है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, दूसरा भी आपका गलत होगा। तीसरा कह रहा है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। आरेख तो कोई भी बनवा सकता है ना, जरूरी नहीं है कि भोजन विषय पढ़ाने से पहले ही हम बच्चे को पाचन तंत्र में नामांकित आरेख बना सकता है, ये देखना नहीं देखना, ठीक। चौथा कह रहा पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, बिल्कुल चौथा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना वो चाहता था, इसीलिए पाचन तंत्र का फिगर बनवा रहा था, ठीक। तो चौथा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, ये तीनों आपका गलत होगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। नहीं वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, इससे गलती हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ोगे कौन सा रचनात्मक आकलन के संबंध में सही है, बस आंसर दे दोगे, वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने पढ़ा होगा, मेरी पेडागॉजी वाली क्लास में हमने 1 घंटे की पेडागॉजी क्लास की हुई है, वो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देगा 15 नंबर, ठीक है। तो वहीं से आपका क्वेश्चन भी बना, आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो रचनात्मक आकलन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका आंसर आ गया होगा, जल्दी आंसर करो आप। आपने पढ़ा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो रचनात्मक आकलन आपसे पूछ रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये होता है कि आपके डाउट को ले लिया गया और आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक। तुरंत जो आपका डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है क्लास में ही, ठीक है। ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है।
क्लास में ही आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। बट जैसे समेटिव असेसमेंट ये होता है, जैसे आपका रिजल्ट हो गया, जैसे आपका सीटेट का ही, जैसे अभी आप सीटेट पढ़ रहे हो, अभी आप अपना प्रीवियस ईयर लगा के क्वेश्चन लगा के अपनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे सीटेट का आपका जनवरी में एग्ज़ाम है, आपने पेपर दे दिया, रिजल्ट आपका आ गया, उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। इसके पहले अभी आपके पास 1 महीना आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, रिजल्ट अपना अच्छा बना सकते हो। प्रीवियस ईयर सेट लगा के मेरा इतना नंबर आ रहा है, कम आ रहा है, और मेहनत करोगे और अच्छा आ जाएगा ना। अभी आपके पास टाइम है, बट जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप उसमें से कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये जब आपका जैसे रिजल्ट होता है तिमाही का रिजल्ट, जैसे आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो ये होता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन होता है। रचनात्मक आकलन में आप चेंज कर सकते हो, अभी आप प्रैक्टिस कर करके ठीक कर सकते हो जो भी कमियां होंगी आपके अंदर। तो ये रचनात्मक आकलन होता है, ये आपने पेडागॉजी वाली क्लास में पढ़ी है। हमें बताना है कौन सा नहीं है रचनात्मक आकलन का भाग। ठीक है, पहला दे रखा है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ये तो आपका रचनात्मक आकलन का भाग है ना। आपको बताना है कौन सा रचनात्मक आकलन का भाग नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें छात्रों की प्रगति की निगरानी तो करनी की ही जाती है। ठीक है, प्रगति की निगरानी करते हैं, बच्चा कैसे जा रहा है, फिर उसके और +1 करता है बच्चा। ठीक है, दूसरा कह रहा है बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ये भी ठीक बात है। तीसरा कह रहा है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। देखिए, तिमाही, छमाही और ये सालाना वालाना जो कुछ भी होता है, ये सब आपका योगात्मक आकलन का होता है। तो हमसे पूछा ही था योगात्मक आकलन का। ठीक है, हमसे रचनात्मक आकलन नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कौन सा रचनात्मक आकलन का भाग नहीं है। तो चौथा आपका रचनात्मक आकलन का भाग नहीं है। ठीक है, रचनात्मक आकलन के संबंध में तीसरा आपका सही नहीं है, तो तीसरा ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये योगात्मक आकलन का भाग। चौथा कह रहा है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो मदद कौन करता है? रचनात्मक आकलन मदद करता है ना समय पर कार्यवाही करने में, बच्चे को अधिगम को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो हमने करा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। कमेंट में अगर कोई भी आपके विचार हो, जो कुछ आपको नहीं समझ में आया हो, कमेंट में अपने विचार को ज़रूर बताएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। देखिए, हम क्लास के बीच में या क्लास के स्टार्टिंग में कभी आपसे नहीं कहते कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर लाइक करोगे। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है SB 3011, आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, ये हमारा चैनल है, जुड़ सकते हो। यहाँ पे हम आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी होता है आपको वहाँ बताते हैं। ठीक है, क्लास भी चलनी होती है नहीं होती है तब भी हम आपको बता देते हैं। तो हमने 5 सेट करा। सीटेट का हमारा पूरी तरह से जो EVS का सब्जेक्ट था ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने 5 सेट करा। अगर आप इसको 10 बार भी रिवाइज कर लेते हो ना तो ये आपका 10 सेट का काम करेगा। टाइम आपके पास कम है, ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के बजाय आप फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाओ, जितना हो सके उतना लगाओ, उतना ही आपको हेल्प करेगा। आपने 5 सेट लगाया होगा तो आपको समझ ये आया होगा कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं सीटेट में। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार लगाइएगा प्रीवियस ईयर सेट। तो मिलेंगे हम दूसरी क्लास में और हम पढ़ेंगे अब CDP। ध्यान रखिएगा आप अपना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।